नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। राजधानी लखनऊ में ही यूपी की सत्ता का सिंहासन सजता है। फिलहाल यहां की 9 सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सीटों पर चौथे चरण में चुनाव होने हैं और जिसके लिए 3 फरवरी तक ही नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। कांग्रेस और बसपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, तो वहीं बीजेपी ने भी पत्ते अब खोल दिए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। इस सूची में 17 प्रत्याशियों का नाम शामिल है। सूची में लखनऊ की 9 सीटों के प्रत्याशियों के नाम भी शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कट गया है। भारतीय जनता पार्टी ने स्वाति सिंह का टिकट काट दिया है और उनकी जगह ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह को सरोजनी नगर से टिकट दिया गया है। बक्सी का तालाब सीट से मौजूदा विधायक अविनाश त्रिवेदी और कैंट सीट से मौजूदा विधायक सुरेश तिवारी का भी टिकट कटा है। बता दें कि लखनऊ की 9 सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 2022 के चुनाव में इन पर अपने सियासी वर्चस्व को बचाए रखने की चुनौती भी है भारतीय जनता पार्टी के सामने। ऐसे में माना जा रहा है कि योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह का टिकट जो काटा गया है वो कहीं ना कहीं जो अंदर खाने विवाद चल रहा था, वजह वो बताई जा रही है। वहीं लखनऊ कैंट सीट पर रीता बहुगुणा जोशी को अपने बेटे के चुनाव लड़ने के अरमानों पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। दरअसल लखनऊ की 9 सीटों से सरोजनी नगर से ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह, लखनऊ उत्तर से नीरज बोरा, लखनऊ मध्य से रजनीश गुप्ता, लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक, बक्सी का तालाब से योगेश शुक्ला, लखनऊ पश्चिम में अंजनी श्रीवास्तव और लखनऊ पूर्व का जिक्र करें तो आशुतोष टंडन, गोपाल और मोहनलालगंज से अमरेश कुमार को चुनावी मैदान पर भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, जबकि मलिहाबाद से सिटिंग विधायक जया देवी को दोबारा टिकट मिला है। बता दें कि जया देवी केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की पत्नी है, जो कि वर्तमान में भी विधायक है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उन पर दांव आजमाया है। समाजवादी पार्टी का अगर जिक्र करें तो समाजवादी पार्टी ने राजधानी लखनऊ के बक्सी के तालाब सीट पर गोमती यादव को मैदान में उतारा है। लखनऊ पूर्व सीट पर अनुराग भदौरिया को उतारा है। लखनऊ पश्चिम सीट पर मोहम्मद अरमान पर इस बार समाजवादी पार्टी ने दांव आजमाया है। लखनऊ उत्तर सीट पर पूजा शुक्ला, दरअसल पूजा शुक्ला का अगर जिक्र करें तो पिछले 3 बरस से ये राजनीति में सक्रिय नजर आने लगी हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी की ये छात्रा थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काले झंडे दिखाए गए थे उनके काफिले को, तब ये सुर्खियों में आई थी और उसके बाद इन पर कार्रवाई की गई, इनको जेल भी भेजा गया। समाजवादी पार्टी ने पूजा शुक्ला को अगर कहें तो मैदान पर उतार करके एक बड़ा दांव खेलने का काम किया है। दरअसल पूजा शुक्ला को उस सीट पर उतारा है समाजवादी पार्टी ने, जो कि अखिलेश यादव के मित्र की सीट मानी जाती है, अभिषेक मिश्रा। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लखनऊ की सीटों का जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं किसका कब्जा रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। 9 में से 8 सीट। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी आपका। कीर्ति निधि पांडे जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कीर्ति जी, सबसे पहले आपसे सवाल ले लेते हैं। दरअसल पूजा शुक्ला का हम जिक्र कर रहे थे अभी आपसे जुड़ने से पहले, तो पूजा शुक्ला पे ही ले लेते हैं। अखिलेश यादव के बेहद करीबी और एक अच्छे मित्र माने जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये कहें कि राइट हैंड हैं अभिषेक मिश्रा तो गलत नहीं होगा। क्या अभिषेक मिश्रा पर विश्वास नहीं था अखिलेश यादव को कि इस बार सीट निकल पाएगी? है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हाँ।
और अभिषेक मिश्रा के पास बड़ी जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश में सभी को एक करने की जिम्मेदारी है और पूजा शुक्ला जी का अपना संघर्ष है। तो पूजा शुक्ला जी को टिकट अगर दिया राष्ट्रीय समिति ने तो एक बेहतर काम किया हो और एक महिला जो लगातार संघर्ष करती रही, मुख्यमंत्री के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करती रही, विद्यार्थियों, नौजवानों, बेरोजगारों की आवाज उठाती रही, अगर उसको टिकट मिला तो इसका तो स्वागत करना चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। और एक बात मैं और कहूँ कि लखनऊ के लोग बहुत समझदार लोग हैं और लखनऊ संदेश देने का काम करता रहा है। जब हम 12 से 17 में सरकार में थे तब भी जाकर एमएलए समाजवादी पार्टी के लखनऊ में जीते थे और हमें पूरा भरोसा है कि फिर जब हम सरकार बनाने जा रहे हैं तो लखनऊ अपनी अच्छी भागीदारी सुनिश्चित करेगा, अच्छे विधायक जिताएगा लखनऊ से और बड़ी संख्या में विधायक जीतेंगे लखनऊ के अंदर और समाजवादी पार्टी की सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। ठीक है विवेक जी, सवाल आपसे भी ऐसे ही कुछ है दरअसल कि अगर सरोजनी नगर का जिक्र करें तो वहां पर जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही थी, जो सियासी गलियारों में चर्चा थी कि स्वाति सिंह और उनके पति में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, दोनों लोग खींचतान में लगे हुए थे कि वो कह रहे थे हमें टिकट चाहिए, दयाशंकर कह रहे थे, स्वाति सिंह कह रही थी नहीं हम चुनाव लड़ेंगे, मैदान में उतरेंगे। और कैंट का भी अगर इसी तरह जिक्र करें तो कैंट पर भी जिस तरीके से रीता बहुगुणा जोशी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर उनकी राजनीति को अगर भारतीय जनता पार्टी यहीं पर विराम देना चाहे तो वो तैयार हैं, लेकिन उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए। दोनों तरफ कहीं ना कहीं जो टिकट नहीं दिए गए, नाराजगी तो जाहिर तौर पर होगी ना। और सरोजनी नगर का खास तौर पर जिक्र करें तो जिस तरीके से ईडी के पूर्व अधिकारी थे उनको बुलाया गया, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं वो, सरोजनी नगर की जनता क्या वहां रेड कारपेट बिछाएगी उनके स्वागत में क्या? देखिए योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा पे चलने वाला था। जी, आपके पास आएंगे, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए योगेश जी, जो आपने प्रश्न किया था सरोजनी नगर के क्षेत्र के बारे में, तो राजेश्वर जी ठीक है आईपीएस थे, पुलिस की सेवा में थे, परंतु परिवार बहुत पुराने समय से वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। उनके पिताजी हमारे साथ काम किए हैं। प्रयाग में उनके पिता बाबू आरबी सिंह जी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के महानगर संयोजक रहे हैं। ये बात है सन 97 की। तो ऐसा नहीं कि कोई कहीं बाहर से आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जो प्रत्याशियों पे हमारा कार्यकर्ता ध्यान नहीं देता, हमारा कार्यकर्ता कमल के फूल को देखता है। और हम कहते भी हैं कि बाकी सब कुछ जाओ भूल, याद रखो कमल का फूल। और इसी नारे के साथ हमारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के झंडे को देख करके, कमल के फूल को देख करके एकत्रित होता है और प्रत्याशी को जिताने का कार्य करता है। हमारे लिए हम हो न हो हमारी विचार। एक सेकंड आपसे यहाँ सवाल पूछेंगे, पार्टी लाइन से हट जाइए। आप एक सेकंड के लिए भूल जाइए कि आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, न्यूट्रल हो जाइए। क्या वास्तव में ये एक बेहतर और अच्छा होता है आम नागरिक के लिए कि वो अपने प्रतिनिधि को, अपने प्रत्याशी को भूल जाए, कि उसके सामने उसके क्षेत्र में कौन प्रत्याशी सामने आ रहा है मैदान में, और वो एक पार्टी विशेष को या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर वोट दे दे? क्या ये जायज है? क्या केवल इतना बता दीजिए। क्षेत्र में उस व्यक्ति को रहना है, विधायक बनेगा तो क्षेत्रवासी उसके पास जाएंगे। देखिए होता क्या है योगेश जी, मैं अन्य दलों की बात तो नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप में इतना सक्षम होता है कि वो विधायक के स्तर पे जो कार्य हो सकते हैं, जनता के लिए मदद हो सकती है, वो कर पाने में सक्षम होता है। हमारे यहाँ के कार्यकर्ता को किसी भी कार्य के लिए विधायक का मुंह। विवेक जी हम सहमत नहीं है। दरअसल ये आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, मैंने कहा न्यूट्रल होकर के बात करिए। और न्यूट्रल होकर के ये आप भी जानते हैं कि विधायक जो आप कह रहे हैं ना कि आम आदमी विधायक के काम को करा लेता है, मैं कह रहा हूं मंत्री के काम को जो होता है ना, विधायक जो है, विधायक खुद रोते हैं, मंत्री खुद रोते हैं कि उनकी सुनी नहीं जा रही, अधिकारी उनकी सुनते नहीं है। ये आपने देखा है? अगर हम गलत कह रहे हैं बताइए ना। मेरी बात सुन लीजिए। जो लोग रोते हैं उनके अपने व्यक्तिगत कारण है।
जनता के कार्यों को व्यक्ति विधायक भी करा लेता है, और अगर कोई क्षेत्र का नेता है, कार्यकर्ता है, वह सक्षम है, जमीन से उठ के आया है, तो कोई भी दल की सत्ता हो, वो अपना जूझ के कराने का मादा रखता है। हम लोग इतने दिन से राजनीति में हैं, तमाम समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, तमाम समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रही, तो क्या हम लोग अपने लोगों के काम कराने में नाकामयाब रहे? कोई सत्ता हो, जिस अधिकारी के हम लोग जाके बैठ जाएंगे वो हमारी सुनेगा, एक जाएंगे नहीं सुनेगा, 10 जाएंगे, संख्या में जाएंगे उठ करके सुनेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। संघे शक्ति कलयुग आए, कलयुग में एकता ही शक्ति। अगर आप संगठन के साथ जाएंगे तो सब लोग आपका सुनेंगे, और हमारा कार्यकर्ता संगठन करने में भी निपुण होता है और संगठन उसके साथ में भी खड़ा रहता है। ठीक है, आप संगठन करिए, आप एक साथ जाइए तो वो ठीक है, बाकी दूसरे लोग अगर विपक्ष कोई एक साथ जाए, संगठन बना करके जाए, यूनियन बना करके जाए, तो उस पर तमाम सारे आरोप और तमाम सारे आप शब्दों का प्रयोग करेंगे आप ही। खैर ठीक है। कीर्ति निधि जी, समाजवादी पार्टी का अगर जिक्र करें तो अब कांग्रेस के कुछ नेता तो ये भी कह रहे हैं, लखनऊ में ही कह रहे हैं दरअसल समाजवादी पार्टी ने तो वॉकओवर दे दिया बीजेपी को। क्या ये सच है क्या? देखिए वॉकओवर का तो कहीं सवाल ही नहीं, और पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का मिशन, और अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। हम उन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं जो 300 यूनिट बिजली देने का है, हम उन मुद्दों पे सवाल लड़ रहे हैं जो किसानों का सवाल है, हम बेरोजगारों के सवाल पे लड़ रहे हैं जो बेरोजगार लगातार लखनऊ के अंदर लाठियां खाता रहा। और जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि हम लोग कमल के फूल पे लड़ते हैं, अगर कमल के फूल पे लड़ रहा था तो तमाम विधायकों के टिकट क्यों काट दिए गए? स्वाति सिंह जी मंत्री हैं, उनका टिकट क्यों काट दिया? लड़ लेते सिंबल पे, लड़ लेते अपने काम के आधार पर। अगर विधायक उम्मीदवार का कोई मतलब नहीं तो लड़ लेना चाहिए था। ये जो 50 टिकट काटे गए हैं विधायकों के, मंत्री के, क्यों काटे गए? अगर विधायक उम्मीदवार महत्वपूर्ण नहीं है तो। और जो अफसर अपनी नौकरी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है, ये उनकी मानसिकता बता रहा है कि वो कुर्सी पर जब थे तो किस मानसिकता से काम करते रहे। ये लोग भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता से काम करने वाले अफसर है, और निश्चित रूप से अपने चेयर पर बैठ करके इन लोगों ने पूरी तरीके से पक्षपात किया। जी ठीक है। विवेक जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही होगी जी, आ रही। सुना आपने कीर्ति निधि पांडे जी को कि हम दोहराएं? नहीं, मैंने इनकी बात को सुन लिया, मैं उसका जवाब अगर आपके अनुमति हो तो मैं दे दूंगा। नहीं आप दीजिए, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ, इसलिए तो मैं कोई दूसरा सवाल नहीं पूछा। योगेश जी, कीर्ति जी जो कह रहे हैं, इनका आशय है कि यदि कोई अधिकारी अपने पद से त्यागपत्र दे करके आता है, तो इसका मतलब ये है कि वो जब कुर्सी पे रहा होगा तो उस पार्टी विशेष का कार्य करता रहा होगा। ऐसे तमाम अधिकारी इनके भी दल में हैं। अंबिका चौधरी जी उसमें ऐसे प्रमुख नाम है। ठीक है, जहाँ तक मेरी जानकारी वो न्यायिक सेवा से आए हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं। देखिए, जो सार्वजनिक पद की जो एक गरिमा होती, मुझको लगता है कि अधिकारी जब तक उस पद पे रहते हैं तो उस गरिमा मर्यादा के साथ रहते हैं। विचारधारा व्यक्ति की व्यक्तिगत होती है, वो किस विचारधारा को अंदर खाने सपोर्ट करता है। तो राजेश्वर जी जो आ रहे हैं वो हमारे विचारधारा परिवार के हैं। उनके पिताजी के साथ मैं बता रहा हूँ, मैंने काम किया है। आरबी सिंह जी पूर्व डीआईजी थे, रिटायर होने के बाद प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के इलाहाबाद के महानगर संयोजक रहे, मेरे साथ काम किए। उस समय युवा मोर्चा का प्रयागराज से महानगर महामंत्री था। माननीय कमला सिंह जी हमारे बीच में, उस समय वो महानगर के अध्यक्ष थी। तो हम लोग इतने पुराने समय से इस परिवार को जानते, काम किए। तो ऐसा तो नहीं कि विचारधारा से बाहर हैं, और ले दे करके बात ये है नहीं, वो ठीक है, वो आपके परिवार हैं, उनके आपके पारिवारिक संबंध है क्या है? भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे ऐसे नेता होंगे जिनके उनसे पारिवारिक संबंध होंगे, लेकिन सरोजिनी नगर की जो जनता है उनके उससे क्या संबंध है, हम ये जानना चाह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाए? स्वाति सिंह का अगर जिक्र करें तो मुझे लगता है कि वजह यही थी उनका टिकट काटने। पहले एक वजह तो आपस में बैर थी पति पत्नी में, दोनों लोगों में ये था कि भाई वो कह रहे थे हम चुनाव लड़ेंगे, वो कह रही थी नहीं हम चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात ये कि पार्टी को भी ये अंदेशा था कि अगर स्वाति सिंह को टिकट देते हैं वहां से तो जनता बिल्कुल नाराज है वहां के क्षेत्र की।
ये इस पे तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, किसी की पत्नी का ही नहीं, व्यक्तिगत मामला है। मैं तो जो चीजें सियासी गलियारों में चर्चा हो रही क्यों नहीं कर सकते आप भी? आपने ना सुना हो तो बोलिए। मेरी बात सुन लें। देखिए, ये पति पत्नी का व्यक्तिगत विषय है। मेरे तो दोनों मित्र हैं। स्वाति सिंह जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ती थी, दयाशंकर जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे। उस समय प्रदेश मंत्री थे जब मैं महानगर का मंत्री था। हम लोग के साथ जाते थे, उठते बैठते थे, दोनों लोग साथ मिलते थे। हमारे दोनों ही मित्र हैं। मैं उस बारे में किसी टिप्पणी से बचना चाहता हूँ, उनका व्यक्तिगत विषय है। पति पत्नी के विषय में चर्चा करने कोई औचित्य मेरे लिए नहीं है। इतने बड़े चैनल पे, अरे उस पर तो इतने बड़े चैनल महाराज, उस पर तो कर दीजिए कि सरोजनी नगर की जनता उनसे कितनी खुश है। अब रही बात, देखिए, सरोजनी नगर की जनता, महिला मंत्री थी, महिला से जुड़ा विभाग था, दौड़ी भी खूब, काम भी खूब की। अब प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व उनकी ऊर्जा का प्रयोग कहीं और करना चाहता तो कहीं और लगाएगा। ये हमारे यहाँ टिकट कोई ऐसा तो नहीं अखिलेश यादव की जेब से निकलता हो। हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पूरी उसकी प्रक्रिया का पालन होता है, लोकतांत्रिक दल है। अब वो पार्लियामेंट्री बोर्ड उनकी ऊर्जा का प्रयोग कहीं और करना चाहते, जहाँ चाहेगी वहाँ करेगी। तो उनके निर्णय पर मैं जैसा छोटा कार्यकर्ता कुछ बोलने वाला कौन होता हूँ। हमें तो जो भी प्रत्याशी के रूप मिलेगा हम उसके लिए काम करेंगे, उसको जिताने की प्राण पण से लगाएंगे। यही अपेक्षा मेरी अपने सारे कार्यकर्ताओं से, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुट करके जो भी प्रत्याशी आएगा उसको जिताने का काम करेंगे। ठीक है कीर्तिनिधि जी, सरोजनी नगर देखिए 9 सीटों का अगर जिक्र करें लखनऊ में तो 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी थी, 1 सीट आपकी थी मोहनलालगंज। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती तो बड़ी है, लेकिन वास्तव में जिस तरीके से प्रत्याशी आपके भी उतर रहे हैं, आपकी पार्टी जो उतार रही है प्रत्याशियों को, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं लगता है क्या कि वास्तव में कुछ और आकलन करने की जरूरत थी? देखिए, जो भी टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया, बहुत सोच समझ के विचार करके टिकट दिया गया और कई सर्वे के बाद दिए गए हैं। तमाम सर्वे कराए गए जो अपने पार्टी ने कराया। और जिसकी विवेक जी तो कह रहे हैं कि विवेक जी कह रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की जेब से टिकट निकलता है। अरे भाई, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तो टिकट देते हैं, टिकट देने का अधिकार तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है। हमारे यहाँ की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अपना सारा पावर राष्ट्रीय अध्यक्ष में समाहित कर दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2-2, 3-3 सर्वे कराए हैं पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में, और उन सर्वे के आधार पर हमने टिकट दिया। अब और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जो समस्याएं लगातार जो समस्याएं मिली हैं 5 साल की सरकार में, उन समस्याओं को लेकर के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर किसान अपना अधिकार मांगा तो उसको लाठी, बेरोजगार अपना अधिकार मांगा तो उनको लाठी, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़े दलितों का आरक्षण खा गई भारतीय जनता पार्टी, और नौजवान अपना अधिकार मांगे तो उनको लाठी, सुपर टेट के विद्यार्थी अपना अधिकार मांगे तो उनको लाठी, प्रयागराज में नौजवान नौकरी मांगा तो उनको लाठी, उत्तर प्रदेश के लोगों, चाहे गोरखपुर में व्यापारी का हत्या का सवाल हो, चाहे हाथरस की घटना का सवाल हो, चाहे महिला के चीरहरण का सवाल हो, न्याय मांगा तो कार्यकर्ताओं पर लाठी। तो ये लाठी देने वाली सरकार है। और हमारा संकल्प है, अन्न संकल्प है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए। हमने संकल्प लिया है कि इस बार सत्ता में आने पर हम नौजवानों को रोजगार देंगे। 22 लाख नौजवानों को आईटी सेक्टर में रोजगार देने की योजना, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना, किसानों की सिंचाई मुफ्त कराने की योजना, और किसानों के पेंशन और बीमा का इंतजाम। उस पर चर्चा करेंगे फिर से। दरअसल आज लखनऊ के 9 सीटों पर चर्चा कर रहे हैं। सरोजनी नगर का भी अगर जिक्र कर लें कीर्तिनिधि जी, तो दरअसल आपके यहाँ भी काफी असमंजस नजर आ रहा है। टिकट के कई दावेदार सामने आ रहे हैं और ऐसे में अभी समाजवादी पार्टी ने इस सीट के पत्ते नहीं खोले हैं। देखिए, ये बात तो सच है कि उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में हमारे पार्टी में दावेदार ज्यादा है। हम आपको एक छोटा सा उदाहरण दें कि गोरखपुर शहर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहां भी हमारे पास 13-14 कैंडिडेट चुनाव लड़ने वाले हैं, और हर सीटों का यही हाल है। तो टिकट तो किसी एक को मिलेगा, और जो दावेदार है उनकी समीक्षा कराई गई, उनके सर्वे कराए गए, इस क्षेत्र में उनकी क्या पहचान है, क्या पकड़ है, कौन चुनाव जीत सकता है। क्योंकि चुनाव जीतना और सरकार बनाना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि बेरोजगारों का न्याय देना है, किसानों को न्याय देना है, महिलाओं को न्याय देना है। जो अन्याय हुआ इस सरकार में, उससे लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए सरकार बनाना, और सरकार बनाने के लिए विधायक की जरूरत है। इसलिए जिताऊ जो लोग हैं, जो चुनाव जीत सकते हैं,
उनको हमने अपना उम्मीदवार बनाया। जी। ठीक है, टिकट के दावेदार तो खैर भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, सभी दलों में होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन विवेक जी, क्या लगता है, कैंड का जिक्र करें अगर, कैंड के क्या, अगर एक शब्दों में, एक सवाल में हम ये सीधा सीधा आपसे पूछ लें कि 9 सीटों में क्या वास्तव में इस बार आप 8 सीटों पर कब्जा कर पाएंगे क्या? हम मैं केवल रिपीट करने की बात कर रहा हूं कि पिछला जो हम आपने नौ प्रदर्शन नौ किया था उसको सीट रिपीट करने की। 9 सीटों में 9 पे कब्जा करके दिखाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो प्राणपण से लग गया तो 9 की 9 सीटें हम जीत करके योगी आदित्यनाथ जी की झोली में डालने का काम करेंगे। मतलब मोहनलाल नेहरू और भी आपकी नहीं छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम 9 की 9 सीटें जीत करके योगी आदित्यनाथ जी के झोली में डालने का काम करेंगे। और रही बात है, मेरे मित्र जो कीर्ति पांडे जी अभी आपको तमाम मुद्दे की याद दिला रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इनको एक लाइन में जवाब दे दूं। हाँ बोलिए आप। 5 साल पूर्व इनकी सरकार थी। गायत्री प्रजापति जी मंत्री आवास में महिला के साथ न्याय कर रहे थे। जवाहर बाग हत्याकांड समाजवादी न्याय का प्रतीक है। तमाम जो न्याय करके गए हैं, खाली प्लाट हमारे हैं, भूमाफियाओं को संरक्षण देने का काम, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम जो इनकी सरकार में हुआ, सब सारी चीजें प्रदेश की जनता को याद है। इतनी भी स्मृति हमारे उत्तर प्रदेश की जनता की खराब नहीं है जितनी कीर्ति पांडे जी समझ रहे हैं। और रही बात जो अराजकता लोकसेवा आयोग के रिजल्ट में लोग सरकार फैला के गई है, वो सारी चीजें नहीं हुई है। हम उन परीक्षा एजेंसियों की शुचिता बहाल कर रहे हैं, उसमें तमाम दिक्कतें आई हैं, फिर भी हमने जो भी परीक्षा संपादित कराई है उनकी शुचिता निष्पक्ष है। चिन्मयानंद जी, आप ही के सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे, उनके बारे में कुछ बता दीजिए। किसकी बात कर रहे हैं? चिन्मयानंद जी महाराज, जिसकी तमाम और बिटिया ही जेल चली गई। हाँ, जब आप प्रश्न पूछे मैं जवाब दूंगा। आप मैं पूछ तो रहा हूँ, जिस बिटिया ने चिन्मयानंद जी के खिलाफ मुकदमा कराया, जिस बिटिया ने तमाम वीडियो क्लिप जारी किए, वही बेटी जेल चली गई। उस चिन्मयानंद जी के बारे में कुछ बता दीजिए। अब अगर कीर्ति निधि पांडे जी, जब अगर उसका जवाब आप चाहते तो जवाब ले लीजिए, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। चिन्मयानंद जी हमारे पार्टी में थे जिस समय की ये घटना, उस समय हमारे किसी सार्वजनिक दायित्व पे नहीं थे। हाँ, पार्टी के मेरी बात सुन लीजिए, पार्टी में है कि नहीं है? मेरी बात सुन तो लीजिए। जिस समय घटना घटी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे कि नहीं, ये बता दीजिए। मेरी बात सुन तो लीजिए। वो संन्यास जीवन जी रहे थे, उनके द्वारा जो ये कृत्य हुआ वो सन्यासी जीवन की, मेरी बात सुन लीजिए, वो सन्यासी जीवन में ऐसी किसी चीज की इजाजत नहीं है, इसलिए हम सब ने उसकी निंदा की थी और उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई। किसी ने निंदा नहीं किया, किसी ने निंदा नहीं किया। कंप्लेन करने वाली बेटी को जेल भेज दिया आपकी सरकार ने। आप वो किस आरोप में गए, SIT ने क्या चार्ज लगाया, उसको डिटेल में जान लीजिए। किसी को किसी के साथ आप इस तरह किसी को ब्लैकमेल करना भी अपराध है कीर्ति निधि पांडे जी। ठीक है, आपकी पार्टी की तरह मंत्री आवासों को बलात्कार हमारी सरकार में नहीं होता है। आप हमें इस मुद्दे पर आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कीर्ति निधि पांडे जी। आप देखिए, हम दोनों लोग ऑनलाइन जुड़े हुए, थोड़ा सा विषय ठीक से रखिए तो ठीक से जवाब पा जाएंगे। आप जाने का काम करिएगा तो चेहरा बेनकाब है आपका। देखिए, गायत्री प्रजापति जी क्या कर रहे थे मंत्री आवास में, उनको न्यायालय से सजा हुई है। अरे जो बेटी कंप्लेन की वही जेल चली गई, ब्लैकमेलिंग के आरोप में गई है। कीर्ति निधि पांडे जी SIT की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। क्या वो वीडियो झूठे थे जो जारी हुए? क्या चिन्मयानंद जी के जो वीडियो जारी हुए, जो पूरा देश देखा, वो झूठा था? आपके SIT के वो सच्चे? आप अगर लीगली जवाब लेना चाहते तो जवाब ले लीजिए, और अगर नहीं सुनना चाहते तो फिर उस प्रश्न को मत उठाइए। जिस विषय को कीर्ति निधि पांडे जी, योगेश जी उठा रहे हैं, जिनमें चिन्मयानंद जी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के न तो सांसद थे न विधायक थे। पूर्व में हमारे ठीक है, समझ गया आपकी बात। हाँ, वो ब्लैकमेलिंग के उसमें गई थी। लेकिन ये जानना चाहेंगे कि वास्तव में ये जो जिन मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं आप दोनों लोग कि
आपकी सरकार में ये हुआ, आपकी सरकार में ये हुआ, क्या इन मुद्दों का वास्तव में, और जिस तरीके से जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का मामला है, इसका असर भी ये लखनऊ की सीटों पर देखने को मिलेगा क्या? लखनऊ की सीटों पे पहली बात तो जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, किसानों पे गाड़ी चढ़ाने का, लखीमपुर की जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उस घटना का लखीमपुर में ही कोई असर आपको दिखेगा। चलिए ठीक है, वहां नहीं पड़ेगा तो लखनऊ भी नहीं पड़ेगा, आप साफ तौर पर कह रहे हैं। कीर्तिनिधि जी, असर पड़ेगा सीधे शब्दों में? देखिए लखीमपुर की घटना हो, चाहे पंचायत के चुनाव में महिला के साड़ी खींचने का सवाल हो, चाहे आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के 750 किसानों के मौत का सवाल है, और इस सब का असर उत्तर प्रदेश के लखनऊ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इसका असर है। ठीक बात। और कल जो बजट आया जिसमें बहुत क्लियर कट पिछले बजट की अपेक्षा एमएसपी का बजट इस साल कम कर दिया गया। पिछले साल 4 लाख। चलिए कीर्तिनिधि पांडे जी, बजट पर फिर चर्चा करेंगे। समय के अभाव के चलते आप दोनों मेहमानों को यहाँ पर रोकेंगे, और फिलहाल आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अगर लखनऊ की 9 सीटों का जिक्र करें तो 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने यही खड़ी होती है कि 8 सीटों को एक बार फिर से वही प्रदर्शन दोहरा पाए जो कि 2017 में दोहरा पाई थी। और समाजवादी पार्टी के लिए भी चुनौती यह है कि 9 सीटों में से कितनी सीटों पर वो कब्जा कर पाती है इस बार। और इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।